गालिब आ गए हैं जनाब, या मैं शुरू करूं भाई? सर गालिब बाहर निकल गए हैं दरअसल किसी काम से, तो वो नहीं आ पाएंगे क्लास में। अच्छा जी, चलिए जनाब, ये मैं आपके साथ जो हम रिसर्च के ऊपर उस बात कर रहे थे, ये आखिरी में कर रहा हूँ। अब मैंने आपके साथ ये प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको तरबियत देने के अलावा मैंने आपके साथ 3 चीज़ें करनी। नंबर 1 कि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो एक कंपनी में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, वो मेमोरेंडम के ऊपर या खत लिखा जाता है एक-दूसरे को बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसको हम कहते हैं इंटर ऑफिस मेमोरेंडम या आईओएम इसका एब्रिविएट है। वो हम करते हैं और ये विद इन द कंपनी रहता है। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये कंपनी से बाहर नहीं जा सकती। एक डिपार्टमेंट, मिसाल के तौर पे कोई बड़ी कंपनी की मिसाल ले लें आप, पाकिस्तान स्टील की मिसाल ले लें या हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला की मिसाल ले लें, जहाँ पे 15-15, 20-20 डिपार्टमेंट हैं और ये भी नहीं पता होता लोगों को, एक डिपार्टमेंट के लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को कोई आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप उस फॉर्मेट के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको या खत लिखते हैं। और इसका तरीक़ाकार भी वही होता है कि आप इसमें जिसको एड्रेस करना होता है उसको करते हैं, सीसी कर दें जिन-जिन को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और अगर बीसीसी की ज़रूरत हो तो वो करते हैं, वरना आप नहीं करते। तो इसके प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है। लेकिन इसमें और दूसरों में फ़र्क ये है कि ये सादे कागज़ पे लिखा जाता है। कभी-कभी इसके ऊपर कंपनी का लोगो लगा हुआ होता है, जिस कंपनी की तरफ से आप लिख रहे होते हैं, कभी वो भी नहीं होता। आईओएम का एक फॉर्मेट हर कंपनी अपना डिज़ाइन करके टेम्पलेट आपको दे देती है, उसके ऊपर आप लिखते हैं और करते हैं। ये एक आईओएम का मैंने आपके साथ शेयर करना है, एक आपके साथ मैंने ईमेल का करना है। कि व्हाट इज़ ईमेल, कहाँ लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, विद इन कंपनी कैसे लिखी जाती है, कंपनी के बाहर कैसे लिखी जाती है। टू माय सरप्राइज़ एंड शॉक कि मैंने जब यहाँ डेढ़ 2 महीने पहले मैंने हमदर्द में पढ़ाना शुरू किया, पहले भी पढ़ा चुका था मैं एमबीए वालों को, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ हर आदमी ईमेल यूज़ कर रहा है, लेकिन ईमेल का प्रोटोकॉल किसी ने पढ़ने की ज़हमत नहीं की। देयर इज़ अ प्रोटोकॉल कि अगर मैं जैसे आईओएम की मैंने आपसे बात की ना, अगर मैंने आईओएम पे आपको, आप दूसरे डिपार्टमेंट के हेड हैं, मैं एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैंने आपको कुछ लिखा है। देयर इज़ अ प्रोटोकॉल दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट आईओएम विदिन 24 आवर्स। ये आई हर कंपनी अपना डिफाइन करती है। मैक्सिमम 48 आवर्स में आपने रिस्पॉन्ड करना है उसके ऊपर। जो आपसे चीज़ माँगी गई है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। अगर फॉर शेयरिंग है, फाइन। लेकिन अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन माँगी गई है, कोई सवाल किया गया, तो उसका जवाब आपने मैक्सिमम 48 आवर्स में। बाज़ कंपनी सेम डे तो कोई भी नहीं करता, मिलने के बाद। और इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर ऑफ़िसेज़ में एक स्टैम्प होती है। अगर आप ग्रेजुएट स्कूल आएँगे ना, कोई भी खत आता है, स्टूडेंट को रिक्वेस्ट लेके आता है, उसके पहली चीज़ जो उसके ऊपर लगती है, एक स्टैम्प होती है, उसपे डेट होता है, टाइम होता है। ये चीज़ हमें कब मिली है, और उससे आपका फिर रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है कि हाउ गुड यू आर ऑन रिस्पॉन्डिंग टू। और ये इसी तरह ईमेल का भी एक फॉर्मेट है, एक चीज़ें हैं। आप में से कौन-सा ऐसा आदमी है कि जो याहू यूज़ नहीं करता या हॉटमेल यूज़ नहीं करता या जीमेल यूज़ नहीं करता, और भी 10 चीज़ें 10 तरह के आ गए हैं फॉर्मेट। लेकिन उसकी जो एक सैंक्टिटी होती है, उसका एक तकद्दुस होता है कि आप ईमेल शुरू कैसे करेंगे। जिस तरह आप लेटर राइटिंग आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल के अंदर, या ग्रामर आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपको बताया जाता है कि आप किसी को खत लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, खत को क्लोज़ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मेन बॉडी में क्या होगा, ओपनिंग में क्या होगा। ये आपने इंग्लिश में किया होगा मेरे ख्याल से, हाई स्कूल के अंदर या सेकेंडरी एफएससी के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी आप। पहले तो पढ़ाई जाती थी, अब का मुझे नहीं पता। ठीक है? तो ये मैं आपके साथ करूँगा, उसके बाद मेरा आपके साथ काम खत्म है। ना मैं आपको रिसर्च करना सिखाऊँगा, मैं आपके साथ सारा शेयर कर चुका हूँ। पहले 4-5 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि टेक्निकली क्या-क्या चीज़ें होती हैं और हम उनको कैसे करते हैं। वो सब मैं आपके साथ अगर आपने रिसर्च करनी है तो कैसे। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो सारे काम खुद नहीं करता, कोई भी आदमी इतने नहीं, तो वो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ को या जो रिसर्च बॉडीज़ होती हैं, उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं। ठीक है ना? उस प्रोजेक्ट की स्पॉन्सरशिप कर देते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च बॉडी अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही है, तो स्पॉन्सरशिप के लिए मुख्तलिफ लोगों को खत लिखते हैं। वो अगर उनके इंटरेस्ट का होता है, उनका काम होता है, उससे ताल्लुक होता है, तो वो उसको स्पॉन्सर करते हैं। और स्पॉन्सरशिप के बाद अगर आप रिसर्चर हैं उनके, आपको ग्रांट मिली है, तो दे प्रोवाइड यू अ फॉर्मेट कि जी आपने इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उस फॉर्मेट से आप डेविएट नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ लेट मी रिइटरेट
कि मैं आज आप लोगों से बड़े, क्या मैं कहूँ, कि मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मतलब मैंने 2 दफ़ा क्लास रिशेड्यूल की है, अभी जब मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ, वो भी मुझे लिए कोई सैटिस्फैक्टरी मुझे नज़र नहीं आ रही है अटेंडेंस। अभी तक 15 लोग भी नहीं हुए हैं, 2 दफ़ा रिशेड्यूल करने के बाद। तो मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ़ की बात है कि अगर आप लोग अपने इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मुझे बताइए ना, मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ रहे आप लोग। मैं आपके अटेंडेंस पे नहीं जा रहा। मैंने आपके जो चेयरमैन है उनको यही कहा था कि भाई ऑनलाइन के अंदर लोगों को प्रॉब्लम होती नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट जब किसी को असाइनमेंट दिया जाए तो वो टाइम के ऊपर कंप्लीट करे, टाइम के ऊपर दे, और उसके बाद अगर आप को किसी को 4 बजे कोई काम है, मैंने तो 3 बजे से पहले बैठा हुआ था, आप लोग ही अगर नहीं आए, 5 आदमी नहीं आए, ये हमारी देर से शुरू हुई थी, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो प्लीज़, प्लीज़ आप अपने जो साथियों के साथ जो आपका ग्रुप है, उससे आपस में बात करें कि ये आपके भले की बातें हैं। कल को आपको ये चीज़ें काम आएँगी। अगर आप नहीं लेना चाहते दिलचस्पी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे लोग बी माइनस हो जाएँगे, कोई सी माइनस होगा, कुछ होगा। मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके ग्रेड्स भी खराब होंगे और अगली ज़िंदगी में जो आपको प्रॉब्लम आएगी ना, फिर आपको ये बातें याद आएँगी। तो मैं तो सिर्फ़ आपको समझा सकता हूँ, आगे आप करें ना करें अमल, ये आपकी। अच्छा, आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको ये टाइटल है ना इसका? ठीक है? ये गाइडलाइन, सॉरी, आपको नज़र आ रही हैं ये चीज़ें? नो सर। नो सर। नो सर, कुछ भी मैंने नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो अभी स्क्रीन शेयर कर दिया था, ये क्यों हो रहा है? 1 मिनट। अब जनाब? हेलो? यस सर, यस अब सर। आ यस रहा है। आ गया? सर, आ गया? यस अब आ रहा सर, है। ठीक है जी। आइए। अजी, ये है गाइडलाइंस है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यस की। सर, श्योर। सॉरी? हेलो? कोई कुछ कह रहा था? सर आ सर रहे ये हैं। श्योर श्योर, ओके, यस सर, स्लाइड्स अप। ठीक है। ये गाइडलाइंस हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये मैंने उनकी वेबसाइट से उठाई है ये, और उसको मैंने समराइज़ किया है क्योंकि वो तो बहुत लंबी थी। पूरा वही 70 पेज का डॉक्यूमेंट है वो। तो मैंने ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, उन्होंने किसी को दिया है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? पहली बात तो जो आपसे वो कहते हैं कि जी आप बताइए इस प्रोजेक्ट का पीरियड क्या है? आप कितने अरसे में कंप्लीट करेंगे? ये आपको टाइमलाइन देनी पड़ती है प्रोजेक्ट की ना, कि कितने देंगे। अच्छा, उसके बाद जो आर-एन-डी वर्क हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट कंपाइलिंग ऑफ रिजल्ट आपने करना है। फिर फाइनल रिपोर्ट बनेगी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उसको रिव्यू करेगा। अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन होगी, उनकी भी एक टेक्निकल कमेटी होती है, वो आपको वापस करते हैं कि जी ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये फीडबैक है। ये बिल्कुल इस तरह होता है कि जैसे पीएचडी के एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने फाइनल ईयर का या मास्टर्स के थीसिस जमा कराई, उस थीसिस को एक एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाती है, वो उसको पढ़ता है और उसके बाद वो आता है, वाइवा लेता है उसका, और वाइवा लेने के बाद उसको कहता है कि जी आपकी थीसिस में ये चीज़ें कमी है। इतनी जगह आपने ये गलती की, ये की, ये की, मैं आपको पास तो कर रहा हूँ लेकिन ये कंडीशनल है। यू हैव टू गिव मी अ कंप्लायंस रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें आपने अपनी थीसिस में चेंज कर दी हैं। आप करने के बाद, थीसिस में चेंजेस करने के बाद दोबारा उसको बाइंड कराते हैं, उसको भेजते हैं विद द कवरिंग लेटर कि मैंने चेंजेस कर दी हैं। तो वो आपकी रिपोर्ट साइन करता है, देन इट गोज़ टू जो भी अथॉरिटी होती है उसके पास जाता है और आपको फाइनली डिग्री अवार्ड हो जाती है। तो यही इसमें भी होता है कि आपकी जो रिपोर्ट आपने जमा कराई उसके ऊपर उनके जो अपने लोग हैं या किसी और से भी वो एडवाइस लेके आपको बताएँगे इसके अंदर क्या-क्या कमी है। अच्छा, इसमें एक प्रोटोकॉल ये भी होता है कि फाइनल रिपोर्ट की जो सबमिशन होती है ना, वो आप जो वेबसाइट बताई जाएगी ना, डेजिग्नेटेड वेब जो होगा ना, वेब वेब पोर्टल, उस पे आपने करनी है। आप किसी और एड्रेस पे इसको नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ सीक्रेसी और उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। सबसे पहली बात तो ये आपसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कराएँगे कि जी आप जो है, जो भी आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, जितने पैसे हम आपको दे रहे हैं, आपने इसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, ये हमारी प्रोप्राइटी है ये चीज़, ठीक है? और उसके बाद जब आखिरी काम हो जाता है, तो आप उसको इनवॉइस देते हैं। किस्तों में आपको पैसे मिलते रहते हैं। जब फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई, तो आप पेमेंट के लिए फाइनल इनवॉइस आपको पेमेंट हो जाती है। ये उनका है। अब आ जाइए कि फाइनल रिपोर्ट में क्या होता है। फाइनल रिपोर्ट के ये देखें कि पहली बात है, पहली रिपोर्ट का जो टेम्पलेट मैंने उठाया है उनका, वो ये बता रहा है कि आपको एंटरप्राइज़ का नाम ये लोगो देना पड़ेगा। पहला जो पॉइंट होगा ना, आप जब रिपोर्ट लिखेंगे कि जी, आप काम किसके लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। आप कौन हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? डिपार्
अपना कंपनी का नाम देंगे, आप ये जो भी आपकी रिसर्च बॉडी उसका नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद की फाइनल रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है और आप कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप उसके ऊपर देंगे। ये टेम्पलेट होती है। उसके बाद ये देख लीजिए कि ये जो जिसको ये अवार्ड कितने का है, $3 मिलियन का है, $4 मिलियन का है, $5 लाख का, जो भी है, अवार्ड की तफसील। रेसिपिएंट कौन है, एक से ज्यादा है, उनकी तफसीलात आपको देनी है। प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोग्राम का डायरेक्टर कौन है, उसके बाद जो रिसर्च प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से यहाँ मुराद है कि रिसर्च टीम को जो लीड कर रहा है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्ट्रेटर कौन कर रहा है, डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है। ये एक्चुअली अगर प्रोजेक्ट जो होते हैं 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल चलते हैं, तो उसमें आपको बीच में टाइमली रिपोर्ट देनी पड़ती है एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट विद द बॉडी। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ आपका जो होगा एग्रीमेंट कि आपने क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है प्रोग्रेस की, बाई एनुअली देनी है या एनुअल रिपोर्ट देनी है, वो आप उसी हिसाब से आप उनको रिपोर्ट देंगे। और ये होना चाहिए कि सेकंड रिपोर्ट जो है पहली रिपोर्ट की प्रोग्रेशन को शो करे उसके अंदर। अगर उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं आ रही है तो बॉडी आपकी वापस कर सकती है, आपकी रिसर्च कैंसिल कर सकती है, ठीक है। ये इनका एक तरीकाकार होता है। फिर उसके बाद होता है कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी के पास टेक्निकल लोगों के अलावा किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। अब यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन वो होल्ड कर रहा है, तो वो तो मतलब 400 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा, 300 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा। तो आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखी जाती है, बिल्कुल 1 पेज, 1.5 पेज की, जिसके अंदर दो तरह की होती है। एक होती है कि जो आप रिलीज कर सकते हैं, यानी आप दो तरह की रिपोर्ट लिख के देंगे। एक तो होती है कि वो जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, पूरी आपने बना ली, उसके अंदर उसकी होती है। एक आप अलग से लिखते हैं कि अगर वो इदारा उस इंफॉर्मेशन को रिलीज करना चाहे तो उसमें से कॉन्फिडेंशियल चीजों को निकाल के जो पब्लिक की जा सकती चीजें उसका अलग किया जाता है। तो ये एक तरीके से एक रिपोर्ट में दो रिपोर्टें होती हैं। एक वो इदारा अपनी वेबसाइट पे डाल के लोगों से शेयर कर लेता है, दूसरे वो आप जो उसके अपने काम का होता है या जिन कंसर्न लोगों से शेयर करना चाहता है। तो ये समरी जो होती है ये आम पब्लिक तक भी जा सकती है। तो आपने इसको इस तरह लिखना है कि ये सिंपल हो, आम आदमी इसको समझ सके या आपकी फील्ड का जो आदमी है वो उसको समझ सके। और उसके ऊपर अगर उसके कोई सवालात हों तो आपको वो भी लिखना पड़ता है कि इस जगह से आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज होती है पब्लिक एग्जीक्यूटिव समरी। पब्लिक एग्जीक्यूटिव समरी जो है, जो मांगते हैं उसमें के आपको ये करना है कि जी जो रिसर्च हुई है वो किस तरीके से आगे बढ़ाएगी चीजों को। जो आपने काम किया है वो क्या तब्दीली लेके आ रहा है, आगे क्या होगा, और इसके अंदर अगर कोई चीज आप समझते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेट की जाए तो वो भी आपको लिखना पड़ता है कि जी हमने यहाँ तक किया है, टाइम हमारे पास इतना था, पैसे हमारे पास इतना, हम यहाँ तक पहुंच सके, यहाँ पे हम इसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन फर्दर इसके अंदर मजीद रिसर्च की गुंजाइश है। और वो ये है, अब आपकी मर्जी, चाहे हमसे कराएं किसी और से कराएं, ये चॉइस आपकी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टेक्निकल इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ये सारी चीजें आप उसमें, और किस टेक्निक से आपने इन्वेस्टिगेशन किए हैं, आपने उसके अंदर रिसर्च करते वक्त आपने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है, कौन कौन से लैब इक्विपमेंट यूज किए हैं, उन सब की आप एक तफसील देते हैं कि जी हमने इस तरीके से ये रिजल्ट ड्रॉ किए हैं, हवा में बैठ के नंबर नहीं पकड़ लिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है जो आपने किया है इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक को इससे क्या फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, अभी एक बड़ा, आपने पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एक पाइपलाइन की बात हो रही थी ट्रम्प के जमाने में, अलास्का से एक पाइपलाइन गुजारनी थी, क्रूड ऑयल लेके आने थी, जो कि जाहिर है कि अलास्का ऐसा इलाका है कि वहां से शिपिंग बड़ी मुश्किल होती है, आधा वक्त तो पोर्ट बंद होती हैं उनकी। तो उस पाइपलाइन के ऊपर बड़े इतराजात हुए, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने उस पर बहुत रिसर्च कराई थी। उसके ऊपर सबसे बड़ा इतराज जो था एनवायरमेंटलिस्ट लोगों को था। उनका इतराज ये था कि जी इससे जो वहाँ की नेचुरल लाइफ है, जो वहाँ का फ्लोरा फौना है, क्या होता है फ्लोरा फौना, कभी सुना है ये लफ्ज आपने? सर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ उसके जो बारे लिविंग में। ऑर्गेनिज्म है, नेचुरल चाहे वो हैबिटेट। प्लांट्स हो, चाहे वो जानवर हो, ठीक है। वहाँ को खास कोई मछली मिलती हो तो आपने उसको प्रोटेक्टेड एनिमल जो है उनके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। तो काफी इस पे डिबेट चली, ट्रम्प ने बाईपास भी किया था ऑयल कंपनीज के प्रेशर पे। तो ये करना, मतलब आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ती हैं कि जी ये जो मैंने काम किया है पब्लिक इंटरेस्ट किया है इसके अंदर।
ताकि पब्लिक को अगर कोई एतराज हो, तो ये चीजें जो रिसर्च करवाते हैं ना, उसको कल को वो यूज करते हैं दिखाने के लिए। अगर सेनेट के अंदर कोई सवाल हो गया है, कांग्रेस के अंदर कोई सवाल हो गया, तो वो उसका जवाब दे सके। और अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सारी जो बातें होती हैं ना, इनको लिखने का तरीका अलग होता है, टेक्निकल जर्नल में लिखने का तरीका अलग होता है। ये बातें आपने इस तरीके से लिखनी होती हैं, ये रिपोर्टें, कि एक आम आदमी की समझ में बात आ सके, जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, कॉलेज ग्रेजुएट हो, अगर उसको पढ़ना चाहे, तो वो उसको पढ़ के कुछ अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सके उस सब्जेक्ट के बारे में। जिसको यहाँ पे उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है, मैंने उनसे ही कॉपी किया है, एजुकेटेड लेमन। एजुकेटेड का मतलब उसके पास तालीम तो है, लेकिन उस फील्ड की तालीम नहीं है। उस फील्ड में वो लेमैन है। मिसाल के तौर पे आप कल आपको माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, ठीक है? तो आप जब किसी से बात करेंगे ना, वो अगर इंजीनियरिंग की फील्ड का नहीं है, किसी और फील्ड का है, तो वो एजुकेटेड तो है, लेकिन आपकी नज़र में वो लेमैन है। तो आपने उसको इस तरीके से समझाना है कि जैसे एक आम आदमी को या बच्चे को कोई चीज़ समझाई जाती है, उसके लेवल पे आके कि उसकी अंडरस्टैंडिंग दुनिया की आपसे बहुत बेहतर हो सकती है। अपनी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन आपकी फील्ड का सिर्फ आपको पता है, तो यू हैव टू कम डाउन टू हिज़ लेवल। तब आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना तो वो ये होता है ना कि तीर सर से गुज़र रहा होगा और लोग जो हैं जमाइयाँ ले रहे होंगे, ठीक है? और सबसे बड़ी उसके बाद जो होती है एक्नॉलेजमेंट, कि इसमें हर रिपोर्ट के अंदर, चाहे आपकी थीसिस हो या कोई भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो, उसके अंदर आप एक्नॉलेज करते हैं लोगों को। एक्नॉलेज करते हैं जिसने आपका साथ दिया होता है, आपके साथ इन्होंने काम किया होता है, इवन जो टेक्नीशियन आपके साथ काम कर रहे थे, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। सबसे बड़ी बात, जिसने पैसे दिए हैं, रोटी देने वाले हाथ को कोई नहीं, कुत्ता भी नहीं काटता ना, तो जो पैसे आपको दे रहा है, तो वो कभी भी मतलब आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आपने ये किया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपके इसमें किसी और ने भी स्पॉन्सरशिप दी है, उसका भी आप ज़िक्र करेंगे, को-स्पॉन्सरशिप, अगर एक प्रोजेक्ट को 2-2 लोग, 3-3 इदारे भी करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो आपके साथी हैं, जो प्रोजेक्ट टीम है, उसको कभी आप इग्नोर ना करें, ठीक है? उनका सबका आप ज़िक्र करें। और ये उनका फॉर्मेट है कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि जी टेबल ऑफ कंटेंट होनी चाहिए, पब्लिक एग्जीक्यूटिव समरी, एक्नॉलेजमेंट्स हो गया, फिर उसके बाद टेबल्स कितनी आपने डाली हैं, कितने ग्राफ हैं, कितने चार्ट हैं, कितने फोटोग्राफ्स हैं, आपने अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किए तो उसकी अलग हैं, ठीक है ना? प्रोजेक्ट के आउटपुट क्या हैं, फंडिंग की किस तरीके से हुई है, और सबसे बाद डिलिवरेबल्स क्या क्या थे, आपसे तवक्का क्या थी और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? ये इसका पूरा फॉर्मेट है। घबराइए नहीं, ये मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मेरा मकसद इसका जो है, आपको ना इसका इम्तिहान लेना है, नाइदर इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम। ये सिर्फ़ एक, चूँकि आपके सिलेबस में एक चीज़ आ गई है, मैं एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ। कल को अगर एचईसी या कोई भी इदारा आके पूछता है कि आपने बच्चों के साथ क्या किया? मैं चूँकि आपका जो करिकुलम है उससे डेविएट कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड के लिए डाल रहा हूँ कि कल को अगर कोई देखे, तो उनको पता हो कि हाँ जी, ये चीज़ें भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर हुई हैं, उनके साथ हमने ये नॉलेज शेयर की है। ओके? लेकिन अब आगे जितनी भी क्लासेस होंगी, मैं सिर्फ़ 2 चीज़ें करके आपके साथ, आईयूएम राइटिंग, ईमेल राइटिंग। उसके बाद मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर जितना भी आपके शुरू में पहली 2 स्लाइड प्रेज़ेंटेशन आपको मिल चुकी है, जो मैंने गालिब को भेजी थी, पहली वाली जो है, जिसपे मैंने 4 क्लासें की, पहली प्रेज़ेंटेशन जो है ना, यस सर। मिल यस गई है सर। ना? उसमें आप देख लीजिए कि मैं ये सारे आपका करिकुलम मैंने उसमें डिफ़ाइन किया है कि आपका करिकुलम जो मुझे मिला है ना, कौन-सी किताबें यूज़ करनी, क्या करना है, वो जहाँ से भी आया है मुझे नहीं पता। तो मैं वो अब उन चीज़ों पे नहीं करूँगा। ये 2 सब्जेक्ट कवर करके आई विल बी डूइंग ओनली एंड ओनली पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन आपसे बनाऊँगा, यही आपका इम्तिहान है। आपका मिड टर्म जो है, ज़ाहिर है कि वो रिक्वायरमेंट है, हमें बेस करना पड़ेगा। अच्छा, आपका ज़रा मुझे बताइए कि आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 50-30-20 है या 40-30-20 है, 30-30 है? यानी फाइनल ईयर में कितने 50 मार्क्स 30 होते हैं 20 सर। फाइनल? सॉरी? फाइनल में 50 होते हैं सर, मिड टर्म में 30 और वैसे 20 होते ये हैं 20 सेशनल। है ना? तो ये जो मैं आपसे छोटी-छोटी यस सर। प्रेज़ेंटेशन करवा रहा हूँ, ये आपके 20 नंबर्स जो हैं, मैं 5 या 6 यानी इसके आपके साथ करूँगा, फिर मिड टर्म होगा। और मिड टर्म के अंदर ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो हमने इन लेक्चर्स में डिस्कस ना किया हो। ये आपसे मेरा वादा है। इसी लेक्चर के जो बाउंड्रीज़ हैं, इसी के अंदर मैं आपसे पूछूँगा, इसी में हम रहेंगे, और आप ये आगे आपने करना है।
ठीक है, जो जिन साहब ने 4 बजे जाना था वो जा सकते हैं, क्योंकि 358 तो हो गए। तो ये उसका फॉर्मेट है जिसके ऊपर आपने करना है। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है। आपको ये जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है ये बड़े समराइज करके आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई आप बीच में आपने रास्ता कोई बदला है, टास्क कोई चेंज हुए हैं, कोई है, तो ये चीजें भी आप उसमें प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में बताते हैं। प्रोजेक्ट के आउटपुट आप लिखते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट से हासिल क्या किया हमने, ठीक है ना। इससे हमने कितने पेपर लिखे, कितने जर्नलों में आर्टिकल छपे, रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट कितनी लिखी है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मीडिया के साथ शेयर करनी है, तो ड्यूरिंग दी रिसर्च हमने कितनी मीडिया रिपोर्ट्स जो होती है ना, वो स्पॉन्सरिंग एजेंसी की इजाजत के बगैर नहीं लिखी जाती, उनसे क्लियरेंस ली जाती है। पाकिस्तान में आप देखते हैं ना, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, आईएसपीआर है, ये क्या करते हैं? आईएसपीआर जो प्रेस रिलीज देता है लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, वो जैसे होता है ना कि आप जो पढ़ते होंगे कि जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, फलाने साहब XYZ जो है लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, ये बन गए। ये सारी चीजें पहले उनके इन हाउस क्लियर होती हैं, उसके बाद उनका स्पोक्स पर्सन जो है मीडिया के साथ शेयर करता है। तो आप भी अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप जो है उसको स्पॉन्सरिंग एजेंसी को बताएंगे, उसकी इजाजत से आप उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्वेंशन डिस्क्लोजर क्या होता है कि अगर इसकी बुनियाद के ऊपर कोई नई चीज आप इन्वेंट करने जा रहे हैं, तो उसका आप बताते हैं उसको कि भाई इससे ये चीज भी हो सकती है, आपकी रिपोर्ट का ये हिस्सा है, मैं इसको फर्दर परसू करके कोई डिवाइस बनाना चाहता हूँ, कोई चीज बनाना चाहता हूँ, तो वो आप उससे इजाजत लेंगे, उसको बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कि जी ये जो हमने काम किया इसके ऊपर क्या कोई पेटेंट बन सकता है? मिसाल के तौर पे ये डिपार्टमेंट उनका जो FDA कहलाता है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो अमेरिका की, वो पेटेंट एक तरीके से अप्रूव भी करते हैं ना। पेटेंट अप्रूवल के तो दूसरा डिपार्टमेंट होता है, लेकिन FDA जो है जो पेटेंट आते हैं उसको अप्रूव करती है। पेटेंट अगर आप रजिस्टर कराने, पेटेंट रजिस्टर कराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। एक इदारा होता है, आप जाएं अपना पेटेंट बनाएं कि जी मैंने ये एक घड़ी बनाई है, इसके अंदर ये फीचर्स हैं और मतलब इसको मेरे नाम से रजिस्टर कर लिया जाए। तो फिर कल को अगर कोई और करेगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। मैंने शायद आपसे शेयर की थी ये बात कि एक किताब है द 100 के नाम से, माइकल जे हार्ट की। उसको अगर आप पढ़ें, उसने 100 बड़े आदमियों का जिक्र किया है कि दुनिया में जो जिन्होंने दुनिया जिनकी वजह से बदली है, और हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे प्रॉफिट का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने पहले नंबर पे रखा है कि दुनिया को बदलने वालों के अंदर, और उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरे चौथे नंबर पे रखा है। हुजूर के बाद अगर किसी का नाम उसने लिया तो आइज़ैक न्यूटन का उसने कहा है कि बदलने में, दुनिया की तारीख बदलने में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप नीचे आके देखेंगे ना, तो 40 के बाद आपको ये पता चलेगा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल जिस आदमी ने अमेरिका के अंदर सबसे पहले ये क्या कहलाता है वो लफ्ज़, मेडिकल की टर्म है, एक मिनट लेट मी थिंक। पहले बहुत लोग मरते थे ना इन्फेक्शन से ना, कि आप ऑपरेशन हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव जो है ना उसके लिए, तो वो 30-40% कैजुअलिटीज हो जाती थी कि ऑपरेशन के बाद वार्ड के अंदर। तो एक साइंसदान था, वो उसके पास बोरिक एसिड था, तो वो खेल रहा था, तो वो मतलब उससे कुछ काम कर रहा था, उसमें वो सॉल्यूशन जो था गिर गया। अच्छा, वो सॉल्यूशन जो गिरा, जिस चीज पे गिरा, वो तो उसने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, वी फाउंड आउट कि जितने भी जर्म्स हैं वो मरे पड़े हैं। तो उसने फिर इसके ऊपर काम किया और रिसर्च की कि जी बोरिक एसिड जो है, ये कैरम बोर्ड खेलने के लिए यूज नहीं करते हम लोग। आपने कैरम बोर्ड खेला है किसी ने कभी? यस सर। कैरम बोर्ड पे जो डालते हैं वो बोरिक एसिड ही होता है ना। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन केम अप विद द आइडिया कि जी बोरिक एसिड को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जा सकता है। तो उसने जो है फिर जाके अस्पतालों में डॉक्टरों को बताया कि ये हो सकता है, और उसने एक अमेरिका के एक बड़े अस्पताल से मुआहदा करके उसने कहा कि ये पोस्ट ऑपरेटिव आपका जो वार्ड है, ये मेरे हवाले कर दें, मैं इसको डिसइंफेक्ट करूंगा। तो उसने बोरिक एसिड का सोल्यूशन बना के फ्लोर्स को, दीवारों को, बिस्तर को, हर चीज को, और उसने बाद उसने कहा कि जी यहाँ की जो चादरें होंगी, तकिए होंगी, जो नर्सें जाएंगी या डॉक्टर जाएंगे, उन सबके कपड़े ये बोरिक एसिड में धुल के जाएंगे, एंड विद इन अ ईयर यू विल नॉट बिलीव कि 40% डेथ से ड्रॉप होके वो 9% पे आ गई। तो ये एक बहरहाल एक ब्रेक थ्रू था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे के साथ क्या हुआ कि ही फॉरगॉट टू फाइल हिज पेटेंट ना। तो जब वो पेटेंट देने के लिए गया तो कोई और आदमी जिसको भनक मिल चुकी थी वो अपने नाम से रजिस्टर करा चुका था। अब उसने बड़ा केस वेस लड़ा, लेकिन उसके बाद जितनी भी तरक्की हुई है, अब आप देखें ना अस्पतालों में अगर आप जाएं तो आपको एक अजीब सी एक स्मेल आ रही होती है अस्पताल के अंदर, आती है ना, वो डिसइंफेक्ट। अब घरों के अंदर आप देखिए कि डिटॉल के जो आगे तरह तरह के सोल्यूशन क्या है, ये उस एक आदमी की रिसर्च की कंटिन्यूएशन है जिसने बोरिक एसिड को यूज किया था, बट ही वुडंट गॉट एनीथिंग आउट ऑफ इट ना। तो ये है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज अगर आपने रजिस्टर करानी, उनके लाइसेंस लेने, नेटवर्क कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें हैं। आप प्रोजेक्ट के आउटपुट्स में आप, ये आखिरी है तो आप देख लीजिए। उसके बाद ये कि आपकी इस रिसर्च के ऊपर अगर आपने छापी है तो कोई आपको अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है, जो आप इनको बता देते हैं। इस तरह वो रिपोर्ट हो जाती है और वो फिर अपने पास रखते हैं, अपने पोर्टल पे वो डाल देते हैं। ठीक है जी, आज हम खत्म करते हैं। अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो मैं हाजिर हूँ। मुझे पता है कि आप सबको भागने की जल्दी, कोई सवाल नहीं। नो सर। अच्छा, व्हाट आई विल डू, मैं ये प्रेजेंटेशन जो है गालिब को भेज दूंगा मैं, तो आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप जो भी आपके पास है, उस पे एक फोल्डर बना लें इस क्लास का, और जिस तरह की जो भी प्रेजेंटेशन डाल लें, जो मैं यूट्यूब पे लेक्चर डाल रहा हूँ वो पढ़ लें, उनसे अपने जो भी अगर आप जरूरत पड़ेगी इम्तिहान में तो जो कुछ भी होगा उन्हीं से होगा। ओके जी। यस सर, ठीक है और मंडे को प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखें बखुदा मुझे समझने की कोशिश करें कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बखुदा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगर आप क्लास में आए ना आए। मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। अगर आप क्लास में आएंगे आपका फायदा होगा, नहीं आएंगे आपका नुकसान होगा। बस आप इस तरह ना करें। ये जो क्लास के अंदर आप लोगों की जो अटेंडेंस है मुझे बहुत मायूस कर रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर आपको एक लिबर्टी मिली हुई है घर से क्लास लेने की, फिजिकल क्लासेस बंद है, तो उसके ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आज जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन की है मैंने नंबर नहीं दिए हैं, मैं असाइनमेंट दे के जा रहा हूँ। बासित को दिया था मैंने असाइनमेंट नॉर्मलाइजिंग का। सर आपने मुझे देना है, मैंने आपको बोला था ना, तो आपने बोला था लास्ट 10 मिनट्स में मैं आपको मैंने बता दूंगा आपको क्या नॉर्मलाइजिंग असाइनमेंट। का बोला था ना, किसको बोला है मैंने नॉर्मलाइजिंग? हीट ट्रीटमेंट का जो नहीं सर, सेकंड प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग किसी और लड़के को दिया। नॉर्मलाइजिंग। सर सामा को बोला है, अच्छा, सामा को सामा बोला है आपने, नॉर्मलाइजिंग कर सामा को लेंगे, उसके साथ। आप क्विंचिंग कर लीजिए जी भाई, मैं क्विंचिंग कर लेता हूँ सर, आप ठीक है। क्विंचिंग कर लीजिए। और गालिब की प्रेजेंटेशन तो हम अगली दफा 3 प्रेजेंटेशन करेंगे, और खुदा के वास्ते फॉर्मेट वो यूज कीजिएगा। इस दफा मैं किसी के साथ रियायत नहीं करूंगा, जो आपकी ठीक जैसी है सर। प्रेजेंटेशन होगी उसी हिसाब से नंबर दूंगा। कंबर साहब, आपको भी ओके दोबारा प्रेजेंटेशन करनी है, मैं अगली दफा मंडे को आपको दूंगा असाइनमेंट। ओके, ठीक है जी। ओके सर। खुदा ओके हाफिज, सर, खुदा हाफिज। अल्लाह ओके सर, हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।